हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो एक बार फिर लेकर हाजिर है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। यानी कि अगले 1 घंटे में आपके राज्य, आपके शहर में क्या हुआ है, खबरें बताएंगे अलग अंदाज में। आप बने रहिए हमारे साथ। दो शहरों से भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा और महाराष्ट्र के पुणे में आग का कहर देखने को मिला है। कैसे लगी ये आग और कितना हुआ है नुकसान, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए आप। शहर शहर आग का कहर। ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव, पुणे में आग का विकराल रूप। दो अलग अलग शहरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। कई किलोमीटर दूर से काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग लगने की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान राख में तब्दील हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और केमिकल की वजह से फैलती चली गई। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की करीब 10 से 15 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग लगते ही आसपास की कंपनियों में काम कर रहे लोग बाहर आ गए। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से एक बार जोरदार धमाका भी हुआ, जिससे लोग सहम गए। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं पुणे के चिंचवाड़ में आइस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लपटों और धुएं का तांडव दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग के चलते अंदर काम कर रहे 2 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग लगने की वजह वेल्डिंग रॉड से निकली चिंगारी बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और कानपुर में भी आग का तांडव देखने के लिए मिला है, जहां पर एक पेंट की फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बिल्कुल, स्लम एरिया में फैली आग की वजह से कई झुग्गियां जो है वो जलकर खाक हो गई हैं। आग किस वजह से लगी, कितना नुकसान हुआ, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कानपुर में भैरव घाट के पास मौजूद झुग्गियों में देर रात भीषण आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते आग ने एक के बाद एक कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर चीख पुकार मच गई। आग की लपटों के चलते दर्जनों लोगों के आशियाने देखते ही देखते खाक में तब्दील हो गए। मौके पर मौजूद लोग किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। बताया जा रहा है कि पेंट की फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद आग ने आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। पेंट की वजह से आग तेजी से फैली और विकराल होती चली गई। झुग्गियों में रह रहे लोग अपना सामान लेके भागते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दमकल विभाग को आग की सूचना दी। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। राहत की बात यह रही कि कोई आग की चपेट में नहीं आया। और बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां माफियाओं के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कौशाम्बी में एक गैंगस्टर की तकरीबन 20 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली। कौन है गैंगस्टर और किस पार्टी से ये जुड़ा रहा है, क्या है इसका पूरा आपराधिक इतिहास, इस रिपोर्ट में देखिए आप। माफिया अतीक के एक और करीबी पर योगी सरकार का हंटर चला है। प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सऊद की 19 करोड़ 30 लाख की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इसके लिए बकायदा पुलिस की तरफ से मुनादी कराई गई और घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत मकान, दुकान, ऑफिस, ईंट भट्टा, प्लांट और 12 कारों को कुर्क कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था मोहम्मद सऊद और मोहम्मद फैज के खिलाफ। ये संदीपन घाट के हिस्ट्री शीटर भी हैं और इनके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे रंगदारी वसूलने के, हत्या करने के, हत्या के प्रयास के, जबरन प्लाट पे कब्जा करने के दर्ज हैं। आज इनके कई मकान, दुकानें, प्लाट और 10 से अधिक वाहन
गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 19 करोड़ 30 लाख रुपए है। लोहरा गांव के माशूक अहमद ने सऊद के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकी देने का केस दर्ज करवाया था। पुलिस जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद मोहम्मद सऊद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल कुर्की की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल्स और कॉलेज में इन दिनों धार्मिक मामलों से जुड़े कई विवाद सामने आते हैं। अब नया जो ताजा मामला सामने आया है वो यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर विवाद हो गया है। स्कूल में नमाज पढ़ने को लेकर आखिरकार बवाल क्यों मचा, स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई क्या कुछ हुई है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। स्कूल में भीड़ लगी है, यहाँ पहुँचे लोग नाराज हैं, तू मैं हो रहा है। स्कूल पहुँचे लोगों और टीचर में कहासुनी हो रही है, और इन सब की वजह है ये वीडियो, स्कूल में नमाज पढ़ने का वीडियो। ठाकुरगंज के नेपियर रोड स्थित एक प्राइमरी स्कूल का है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल में छात्र नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। स्कूल में नमाज पढ़ने के इस वीडियो पर लोगों ने नाराजगी जताई, विवाद बढ़ने लगा। वायरल वीडियो के बाद क्षेत्रीय पार्षद मनीष रस्तोगी और विश्व हिंदू महासंघ के जिला संयोजक अंकुर कुमार के साथ कई लोग स्कूल पहुंच गए और वहां पर बच्चों के नमाज पढ़ने का वीडियो बनाया, जिसके बाद इस मामले पर कार्रवाई भी हुई। मीडिया में एक माध्यम से जानकारी हुई थी, वह स्टाफ के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी वहाँ उसकी पुष्टि हुई है। लिहाजा वहाँ की जो हेड इंचार्ज थी मीरा यादव को जो है तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सुना आपने, स्कूल इंचार्ज मीरा यादव पर बच्चों से नमाज अदा करने का आरोप है, इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा जांच के बाद एक और लेडी टीचर और एक शिक्षा मित्र को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि वायरल वीडियो में छात्र और शिक्षक के साथ कई अन्य लोग भी नमाज अदा करते दिख रहे हैं। यह वीडियो कब का है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री बात जबलपुर की करेंगे। जबलपुर में बीजेपी के स्थानीय कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री के साथ धक्का मुक्की की गई है। बीजेपी के दफ्तर में बवाल क्यों हुआ और किस मंत्री के सामने कार्यकर्ता जो है वो भड़क उठे, दिखाते हैं आपको। नाराजगी सातवें आसमान पर है, हंगामा मचा हुआ है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है और ये सब हो रहा है टिकट को लेकर। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां बीजेपी की 5वीं सूची जारी होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जबलपुर में बीजेपी के कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए। मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ भी धक्का मुक्की की गई, साथ ही उनके गनमैन के साथ मारपीट हुई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भूपेंद्र यादव ने क्या कहा, ये आप खुद सुन लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता है, सबसे बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। सुना आपने, भूपेंद्र यादव ने सिर्फ कार्यकर्ताओं को समझा लेने की बात कही। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये नाराजगी जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से अभिलाष पांडे को प्रत्याशी बनाए जाने से है। अब बीजेपी नेता भड़के कार्यकर्ताओं को मना लेने की बात कर रहे हैं। आपका काम नहीं है, हमारा काम है, हम करेंगे। प्लीज आप जाइए, हम संभालेंगे, अपना पार्टी का मामला है, हम संभालेंगे। बता दें कि बीजेपी दफ्तर में हंगामे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं गार्ड के साथ मारपीट का मामला थाने तक पहुंच गया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यहाँ रामपुर जेल से आजम खान और उनके बेटे को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। जी हाँ, जेल से निकलते वक्त आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि आजम खान को सीतापुर जेल और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को
हरदोई जेल शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं आजम की पत्नी तंजीन फातिमा जो है वो रामपुर जेल में अकेली रह जाएंगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने फिलहाल अदालत में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अब रामपुर जेल से शिफ्ट किए जा रहे हैं आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। अब उनकी पत्नी जो है वो रामपुर जेल में रह जाएंगी। वहीं जेल से निकलते वक्त आजम खान ने कहा है कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग और अब आगे बढ़ते हैं, बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के तिलक नगर में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव मिला था। इस पूरे मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिस पर हत्या का आरोप था। जिस महिला की हत्या की गई वो विदेशी है, वो किस देश से थी ये भी आपको बताते हैं। साथ ही साथ क्यों इस महिला की हत्या की गई, वजह क्या रही, इस रिपोर्ट में देखिए। कार की सीट पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, आरोप है कि वो हत्यारा है और इसी वजह से इसे हिरासत में लिया गया है। इस शख्स का नाम है गुरप्रीत और आरोप है कि इसने ही उस महिला की हत्या की जिसका शव तिलकनगर इलाके से बरामद किया गया था। सुनिए इस मामले में पुलिस ने क्या कहा है। फर्दर डिटेल्स पर काम करने के बाद हम उस व्यक्ति तक पहुंचने में कामयाब रहे। गुरप्रीत उस व्यक्ति का नाम पाया गया है जिसकी उम्र करीब 30 साल है। आपको बता दें कि शुक्रवार को तिलकनगर इलाके से एक महिला का शव मिला। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया ये भी समझ लीजिए। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का ये कहना है कि जो विदेशी महिला है वो विदेश से आने के बाद इसी होटल में ठहरी थी और गुरप्रीत ने उसे एक साजिश के तहत यहाँ पर बुलाया था। उसके बाद उसकी हत्या की और लाश को सेंट्रो कार में उसने सबसे पहले छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब कार से बदबू आने लगी उसके बाद उसने लाश को सरकारी स्कूल के बाहर फेंक दिया। खबरों के मुताबिक हत्या की शिकार हुई महिला स्विट्जरलैंड की थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया वो और उसकी विदेशी महिला मित्र काफी करीब थे, लेकिन गुरप्रीत को शक था कि वो किसी और शख्स से बात करती है। माना जा रहा है कि शक की वजह से गुरप्रीत ने विदेशी फ्रेंड को स्विट्जरलैंड से दिल्ली घूमने के लिए बुलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के इस मामले में पुलिस ने करीब 2 करोड़ भी बरामद किए हैं। फिलहाल जांच जारी है। और चलिए बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जो इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। पठानकोट में उनका दरबार सजा है जो कि कल तक चलने वाला है। पठानकोट जाने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री अलग अंदाज में गोल्डन टेम्पल पहुंचे और धर्मांतरण गैंग को आड़े हाथों लिया। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री पीली पगड़ी पहने नजर आए। पंजाब में ये उनका दूसरा दौरा है। हिंदुत्व पर बेबाक राय रखने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए बिना नाम लिए ईसाई मिशनरीज को अड़े हाथों लिया। कैसी रही आप? बहुत अद्भुत, बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ जी, बहुत प्यारे लोग हैं। अब हम भी सरदार जी ही लग रहे हैं। बहुत बार बार आते रहेंगे, सबको जगाते रहेंगे और हलीउल्लाह वालों की ठटरी जरूर बारते हैं। भारी सुरक्षा के बीच गोल्डन टेम्पल पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार साहिब में शुक्राना की अरदास की, साथ ही गुरबानी का श्रवण भी किया। उन्होंने सरोवर की परिक्रमा की और पवित्र जल ग्रहण किया। पावन स्थल है, गुरु साहब के दर्शन किए और अमृत सरोवर के दर्शन किए और कष्टभंजनी बेरी जो है वहाँ पे भी गए। सर्वत्र दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अद्भुत व्यवस्था है और ये हमारे सनातन, हमारे भारत में सनातन में, यहाँ हमारे पंजाब में सरदार परंपरा में, गुरु परंपरा में अद्भुत परंपरा है। इसीलिए भारत बड़ा अद्भुत है। यहाँ नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यही भारत है। चारों दरवाजों के दर्शन किए, खूब अच्छे से आनंद। बता दें कि पठानकोट में 23 अक्टूबर तक बाबा का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जहां बड़ी गिनती में लोग उन्हें सुनने पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर के साथ मशहूर पंजाबी गायक इंद्रजीत निक्कू भी नजर आए। और पंजाब दौरे से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा में थे, जहां पर वो एक शाही गरबा कार्यक्रम में शामिल हो गए। बाबा का यहाँ शायराना अंदाज देखने को मिला और सनातन प्रेमियों पर बाबा ने यहाँ पर
बहुत अच्छे तरीके से हिंदुत्व पर खुलकर अपनी बात रखी। सब हिंदू, हम सब हिंदू, भारत माता की जय, धाम की जय, वडोदरा के पागलों की जय। वडोदरा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वही अंदाज देखने को मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वडोदरा में बाबा का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लक्ष्मी विलास पैलेस के गरबा कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर सनातन का राग अलापा। सब लोग माथे पर टीका लगाओ, खूब आनंद करो, खूब सनातन का प्रचार करो। इसी के साथ जय हनुमान, जय हिंदू राष्ट्र, जय बागेश्वर धाम। जो राम के नहीं वो किसी, जो राम के नहीं वो किसी। इस दौरान बागेश्वर प्रमुख लोगों के साथ मां दुर्गा की आरती में शामिल हुए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से एक बार फिर से हमला किया गया है। ताजा हमला गाजा पट्टी के नुसीरत कैंप पर किया गया और ये कहा जा रहा है कि ये कैंप भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। इजरायली हमले के बाद इस इलाके में आग लग गई है। कई लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि युद्ध का आज 16वां दिन है और दोनों तरफ से अटैक लगातार जारी है। इजरायली फाइटर प्लेन ने गाजा पट्टी में एक बार फिर से बमबारी की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से इजरायली हमले के बाद इलाके में आग लगी। लोग जो हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। युद्ध का 16वां दिन है और दोनों ही तरफ से अटैक लगातार देखने को मिल रहे हैं। और इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इसका असर भारत में भी अब देखने को मिल रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में किस तरीके से बजरंग दल की तरफ से इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में मुस्लिम पक्ष की तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। मुंबई के घाटकोपर में बजरंग दल के कार्यकर्ता इजराइल के समर्थन में सड़कों पर उतरे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान फिलिस्तीन का समर्थन करने पर अबू आजमी के खिलाफ बजरंग दल का गुस्सा फूटा। महाराष्ट्र में चुने हुए एमएलए विधायक बेशर्मी की तौर बेशर्म होकर के कल उसने इस्लाम जिमखाना में वी सपोर्ट पैलेस्टाइन करके एक मोर्चा निकाला। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज इसको देख करके चुप नहीं बैठने वाला। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इजराइल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज जो इजराइल पर हुआ है, उनकी वेदना को, उनकी पीड़ा को भारत ठीक तरह से समझता है और इसीलिए इस संकट की घड़ी में वहाँ जो मृत हुए, उस शिकार हुए हमले की, उनको सद्भाव, उनके साथ खड़ा रहना, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना और संकट की घड़ी में हम मानवता के साथ हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के कटपा में मुस्लिम संगठनों की तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। झंडे बैनर लेकर बाकायदा लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी गिनती में लोग शामिल हुए और फिलिस्तीन का समर्थन किया।
और अब बात इसरो की करेंगे, जिसने उपलब्धि की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गगनयान मिशन की, जिसके लिए क्रू मॉड्यूल टेस्ट जो है इसरो ने किया था वो सफल रहा। लेकिन गगनयान मिशन के लिए जो ये टेस्ट किया गया ये इतना आसान नहीं था। इससे पहले इसको कई बार टालना भी पड़ा, लेकिन क्यों और इस बार कैसे हुआ ये सक्सेसफुल, उस रिपोर्ट में देखिए आप। 1 0। इधर बंगाल की खाड़ी में ये तस्वीर उभरी, उधर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तालियां बजने लगी, सभी खुशी से उछल पड़े, हर जगह जश्न जैसा माहौल बन गया। और हो भी क्यों ना, भारत ने मिशन गगनयान की पहली लड़ाई जो जीत ली है। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। शनिवार सुबह होते ही इसरो के श्रीहरिकोटा केंद्र में हलचल बढ़ गई। सुबह 8 बजे गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट होना था, लेकिन एक नहीं 2 बार इसमें देरी हुई। 9 बजे के करीब काउंटडाउन शुरू हुआ तो आखिरी 5 सेकंड पर ये अचानक रुक गया। इसरो चीफ ने बताया कि कुछ खामी पता चली है, जिसकी वजह से इसे होल्ड किया गया। यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है। इस ऐलान के बाद एक बार तो मानो दिल ही बैठ गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि पौन घंटे के भीतर ही सारी तकनीकी खामियों को दूर कर दिया गया। इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉकेट भले ही छोटा था, लेकिन उसका लक्ष्य बहुत बड़ा। जी हाँ, मानव मिशन में क्रू को सुरक्षित लैंड कराने में इस टेस्ट की अहम भूमिका रहने वाली है। 10 बजे लॉन्च फिर शेड्यूल हुआ और वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। 3 मिनट की उल्टी गिनती देख इसरो मिशन में उत्सुकता बढ़ गई। इसरो ने एक बार फिर दिखा दिया कि डर के आगे जीत है, डर के आगे मिशन सफल है। इसके साथ ही इंसान को स्पेस में भेजने की दिशा में भारत का पहला कदम कामयाब रहा। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे, 7:55 पर देखना ना भूले फ्रेश एंड फास्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट, बनी रहिए हमारे साथ।